हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पढ़ाई विद बड़ू भैया पर। दोस्तों, पिछले 3 पार्ट्स में हमने देखा था कि एक सच्ची डेमोक्रेसी के क्या फीचर्स होते हैं। लेकिन अब एक बहुत बड़ा और इंटरेस्टिंग सवाल आता है, आखिर हमें डेमोक्रेसी चाहिए क्यों? क्या डेमोक्रेसी दुनिया की बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? इफ़ यस, तो आज भी दुनिया में इतनी पॉवर्टी, करप्शन और डिसीजंस लेने में इतना डिले क्यों होता है? क्या डेमोक्रेसी में भी कुछ काले सच यानी नुकसान हैं? आज की इस वीडियो में हम इसी बात को पूरा पोस्टमार्टम करके और पढ़ेंगे आर्गुमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र के फायदे और इसके बड़े नुकसान। आज की ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सीधे 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन इसी टॉपिक से आता है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मज़ेदार सफ़र। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो आज का हमारा टॉपिक है वाई डेमोक्रेसी। उसका फर्स्ट टॉपिक है, यानी फर्स्ट सब टॉपिक है उसका आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी के डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो हम उसको अब पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो चालू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, लीडर कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। हर 5 साल में, हर 6 साल में जो भी टेन्योर होता है जिस कंट्री का, उसमें जो इलेक्शंस होते हैं वहाँ पे डेमोक्रेसी के लिए, तो उसमें हमने देखा कि बार बार इलेक्शंस होते हैं, और अगर हर बार नया लीडर आता है तो हर लीडर की आइडियोलॉजी अलग होती है, हर लीडर का माइंडसेट अलग होता है, हर लीडर का फ्यूचर का विजन अलग होता है। तो इस वजह से अगर बार बार लीडर्स चेंज होते हैं तो वाकई में इंस्टेबिलिटी तो आती है, क्योंकि जो पुराना वाला लीडर होगा उसका अलग माइंडसेट होगा, उसका अलग विजन होगा कि उसको कैसे चीज़ों को करना है, और अगर नया लीडर आ गया तो उसका अलग माइंडसेट चलता है, ठीक है। तो ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट आता है, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। ये बात भी सही है कि डेमोक्रेसी जो है वो सब कुछ बस पॉलिटिकल कंपटीशन और पावर प्ले में है। मतलब हर बंदा बस आज के टाइम पे चुनाव जीतना चाहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसे जीते, इसलिए मॉरलिटी बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती डेमोक्रेसी के अंदर। जैसे कुछ लोग बोलते हैं अपना मोराल बना के रखो आप, कि यानी आप अपने सिद्धांतों पर चलो, बट जो लोग बोलते हैं कि सिद्धांतों पर चलो, जब चुनाव आते वो लोग खुद ही अपना सिद्धांत भूल जाते हैं। यह हकीकत बात होती है। So many people have to be consulted in democracy that it leads to delay. जब डेमोक्रेसी होती है तो आपको बहुत सारे लोगों से एक टॉपिक के ऊपर चर्चा करनी पड़ती है, आपको बहुत सारे लोगों के आइडियाज सुनने पड़ते हैं, जिस वजह से जो रिजल्ट होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा डिले हो जाता है। ये बात भी सही है। आज आप अपनी इंडिया की पार्लियामेंट में देख लो, उसमें किसी भी टॉपिक पे अगर लॉ को अगर पास होना है तो इतनी डिबेट होती है कि जैसे 6-6 घंटे 7-7 घंटे एक ही टॉपिक के ऊपर चले जाते हैं, जो डिले ही होता है। अब हम पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजन। मतलब जो चुने गए नेता हैं, जो लीडर्स हैं, उनको पता ही नहीं कि जनता के लिए क्या अच्छा है। इस वजह से जब उनको पता ही नहीं जनता के लिए क्या अच्छा है, तो फिर जो कई बार डिसीजन लेते हैं वो जनता के लिए बैड होते हैं, बैड डिसीजन होते हैं, मतलब जनता के खिलाफ हो जाते हैं कई बार डिसीजन। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज करिए किसी को हमने एग्रीकल्चर मिनिस्टर बना दिया, ठीक है। तो अब उसका ये कि उसको एग्रीकल्चर में मतलब फार्मिंग कैसी हो रही है, फार्मर्स को बेनिफिट मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, हर साल खेती कैसी हो रही है, फसल कैसी हो रही है, इंपोर्ट कैसा हो रहा है, एक्सपोर्ट कैसा हो रहा है, उसको सब कुछ ध्यान होना चाहिए। बट अगर किसी ने कभी खेत में पाँव ही नहीं रखा, किसी नेता ने, उसको पता ही नहीं खेती कैसे की जाती है, और अगर आप उसको एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाते हैं तो उसको तो कुछ पता ही नहीं ना उसकी फील्ड के बारे में। अब अगर किसी को ऐसे पता नहीं होगा तो फिर तो उसको जो मन में आएगा वो डिसीजन लेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि जब वो कोई सा भी अपने हिसाब से डिसीजन ले तो उसमें बहुत ज़्यादा चांस है कि जो डिसीजन ले वो गलत हो डिसीजन, या वो इतना फेवरेबल नहीं हो उस कंडीशन के हिसाब से और वहाँ की जनता के हिसाब से, क्योंकि उस नेता को उस फील्ड का कोई भी आइडिया नहीं है। इस वजह से
नेक्स्ट पॉइंट है डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। ये बात भी बिल्कुल सही कि डेमोक्रेसी जहाँ पे होती है वहाँ पे करप्शन 100% होता है। बहुत कम कंट्रीज है ऐसी वर्ल्ड की जहाँ पे डेमोक्रेसी है, फ्री एंड फेयर डेमोक्रेसी है, बिल्कुल उसके अंदर, उस डेमोक्रेसी के अंदर सारे फीचर्स हैं डेमोक्रेसी के, और उसके बाद भी वहाँ पे करप्शन ना, बिल्कुल नहीं है करप्शन। वैसे तो बहुत ऐसी कोई भी कंट्री नहीं जहाँ पे बिल्कुल करप्शन नहीं हो, कहीं हर जगह थोड़ा बहुत करप्शन होता है, बट इंडिया में जितना करप्शन है उसके कंपैरिजन में तो दूसरी कंट्रीज में बिल्कुल करप्शन नहीं है, ठीक है। और वैसे भी एक कोट है करप्शन और डेमोक्रेसी से रिलेटेड, पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। यानी कि एक बार अगर किसी के हाथ में पावर आ जाती है तो वो उस पावर को अपने हाथ में बनाए रखने के लिए बहुत सारा करप्शन कर सकता है, ठीक है। तो ये तो अपन ने पढ़े इसके डिसएडवांटेजेस की, जो डेमोक्रेसी है उसमें बुराई क्या है, वो क्यों नहीं होनी चाहिए। अब अपन पढ़ेंगे डेमोक्रेसी के एडवांटेजेस, यानी डेमोक्रेसी क्यों होनी चाहिए। चलिए अब हम हमारा जो सेकंड टॉपिक था इस चैप्टर का, वाई डेमोक्रेसी, उसका सेकंड सब टॉपिक चालू करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, यानी कि एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी। मैं जो आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ ये 5 पॉइंट्स आप याद रखना, ये वाकई में पेपर में 3 मार्क्स 5 मार्क्स में आ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन के, उसमें कि डेमोक्रेसी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को एक्सप्लेन कीजिए या उसमें डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो आपको ये याद रखना है। तो अब अपन इसका फर्स्ट एडवांटेज पढ़ते हैं। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, यानी वो देश जहाँ पे लोकतंत्र की सरकार होती है, वो ज़्यादा अकाउंटेबल होती है उस वहाँ की जनता के लिए। मैंने आपको इसका मतलब पहले वाले वीडियोस में भी बताया था, अकाउंटेबल यानी कि ज़्यादा जवाबदारी होगी। यानी कि अगर कुछ भी गवर्नमेंट, जैसे अगर मान लीजिए कहीं पे डिक्टेटरशिप है, वहाँ पे कुछ हमला होता है, कुछ घटना होती है और उसमें 4 लोग मर जाते हैं, तो डिक्टेटरशिप जो होगा वो डिक्टेटर की अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि वहाँ पे वो 4 लोग मर गए तो उनका बदला लेगा। बट जो अपन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इलेक्ट करते हैं, यानी जब जो लोग होते हैं वो जनता अपने वोट देती है और एक लीडर को चुनती है, और जब उस लीडर की सरकार होती है, तब अगर बाय चांस 4 लोगों की मौत हो जाती है किसी भी घटना, दुर्घटना में, अपन एग्जाम्पल यही लेते हैं कि किसी भी दुर्घटना में अगर 4 लोगों की मौत हो जाती है, तो वो जो गवर्नमेंट है वो उसकी मौत के लिए जिम्मेदार होती है, क्योंकि जनता लीडर को किस लिए चुनती, कि वो हमारी रक्षा करेगा, वो ऐसे कानून बनाएगा जिससे हमारी सहायता मिले, हम घर पर आराम से रह पाएँ। बट जब भी कुछ ऐसी चीज़ होती है, तो अनफॉर्चुनेट चीज़ होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, तो गवर्नमेंट जो होती है वो जनता के लिए ज़्यादा अकाउंटेबल होती है, वो ज़्यादा जिम्मेदार होती है। उसमें जनता उनसे पूछ भी सकती है सवाल कि ऐसा ये फेलियर हुआ तो ये फेलियर कैसे हुआ, ठीक है। अब अपन इसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। दस डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। हमने इसका एक वो पढ़ा था डिसएडवांटेजेस, कि जो डेमोक्रेसी होती है उसमें अपन को एक ही बंदा डिसीजन तो ले नहीं सकता, दूसरों से भी पूछना पड़ता है, जिस वजह से डिले होता है डिसीजन लेने में। बट उसका एडवांटेज भी है, जब अपन बहुत से लोगों से डिबेट करते हैं एक टॉपिक के ऊपर ज़्यादा जांच पड़ताल होती है, तो फिर जो भले ही उसमें डिले होता है, डिले मान रहा हूँ डिसएडवांटेज, डिले नहीं होना चाहिए, बट जब डिले होता है और वो टॉपिक पे बहुत ज़्यादा वाद विवाद होता है, तो उसके बाद जो डिसीजन निकल के आता है गवर्नमेंट की तरफ से वो बहुत ही ज़्यादा क्वालिटेटिव होता है, उससे जनता का ही फायदा होता है, ठीक है। अब अपन इसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। डेमोक्रेसी जो है वो डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट से लड़ने में, उनसे डील करने में एक मेथड है, एक मेथड प्रोवाइड करती है। कैसे? अब डिफरेंसेस जो होते हैं, जैसे डिफरेंसेस आइडियोलॉजी में होते हैं, कैसे होंगे? रूलिंग पार्टी जो है उसकी अलग आइडियोलॉजी चलती है, अपोजिशन पार्टी जो होती है उसकी अलग आइडियोलॉजी चलती है। जब इन दोनों अलग अलग आइडियोलॉजी के बीच में जैसे कोई लॉ पास करना हुआ,
तो जब ये दो गवर्नमेंट की डिफरेंट आइडियोलॉजीज होगी तो इनमें कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इनमें वाद विवाद होते हैं, लड़ाई होती है। बट जब ये लड़ाई होती है तो उससे हमको बेटर रिजल्ट मिलता है। इस वजह से डेमोक्रेसी जो है वो हमको डिफरेंस और कॉन्फ्लिक्ट से डील करने में भी हेल्प करती है। अब हम हमारा नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी जो है, जैसे फॉर एग्जांपल डिक्टेटरशिप है, उसमें किसी भी मतलब जो डिक्टेटर है उसका जो पसंदीदा आदमी है वो उसको सारे प्रिविलेजेस देगा, और जो उसको डिक्टेटर को पसंद नहीं है, अगर वो इंसान अच्छा काम भी करता है तो भी डिक्टेटर उसको बदनाम ही करेगा। ऐसा सिस्टम होता है। बट डेमोक्रेसी में क्या होता है, इसमें अमीर, चाहे अमीर हो या गरीब हो, चाहे किसी भी राज्य का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, चाहे वो बड़ा हो उम्र में या छोटा हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, सबको इक्वल राइट्स होते हैं, सबकी इक्वल पोजीशन होती है बिफोर द लॉ ऑफ आइज। मतलब कानून की नज़र में सब एक होते हैं, ठीक है। थ्योरिटिकली तो कानून की नज़र में सब एक होते हैं, वो बात अलग है, प्रैक्टिकली कुछ और ही होता है। बट अपन एक बार जो थ्योरिटिकल पढ़ रहे तो उसके हिसाब से तो ये कानून की नज़र में सब एक होते हैं, ठीक है। अब अपन इसका लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांटेज पढ़ते हैं। डेमोक्रेसी इज़ अ बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है, वो दूसरी जो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है जैसे डिक्टेटरशिप और मोनार्की, उनसे बहुत ज़्यादा बेटर है। क्यों? बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। क्योंकि वो अपन को यानी जनता को खुद की करी गई मिस्टेक को सुधारने का मौका देती है। मतलब कैसे मौका देती है? आपने अभी चुनाव हुए, किसी सरकार को चुना, आपको 1 साल तो उस सरकार ने अच्छा रखा, बट 1 साल होते से ही सरकार को तो पता चल गया कि भाई 4 साल अभी अपने बचे हुए हैं, तो आपके लिए मतलब बैड पॉलिसीज़ निकालने लग गई, बैड लॉज निकालने लग गई जो आपको जनता को पसंद नहीं आ रहे, जिनसे जनता को दिक्कत हो रही है। तो अब जनता क्या करे? जनता के पास मौका है कि अगली बार जब इलेक्शन हो तो आप उस सरकार को गिरा सकते हो। कैसे गिरा सकते हो? आप उस सरकार को वोट नहीं दोगे, उस पार्टी के मेंबर्स को वोट नहीं दोगे, तो सरकार वापस पावर में आएगी ही नहीं। तो दूसरी सरकार जो है, दूसरी गवर्नमेंट जो है वो पार्टी है, वो पावर में आएगी। इस तरीके से जो जनता होती है वो अपनी करी गई मिस्टेक को भी सुधार सकती है डेमोक्रेसी में। बट डिक्टेटरशिप जो है, आपने एक बार चुन लिया, फिर वो चाहे डिक्टेटर सही करे गलत करे, आप उसको नहीं हटा सकते। अगर आपने उसको हटाने की बात करी तो वो आपको अपनी लाइफ से हटा देगा। ऐसा ही सिस्टम होता है, मैं हकीकत बता रहा हूँ। आप जैसे हिस्ट्री में पढ़ते हो हिटलर, द नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, अपन हिस्ट्री में एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें अपन ये देखेंगे जब हिटलर आया था तब हिटलर उसकी कंट्री वालों के लिए तो वफादारी रहेगा ना, कि जर्मनी के लिए तो हिटलर वफादारी रहेगी, हिटलर बिलोंग जर्मनी से करता था। बट जो दूसरी कंट्री के ऊपर भी उसने डिक्टेटरशिप करी, जैसे उसने ऑस्ट्रिया और हंगरी को भी जर्मनी के अंदर मिला दिया था वहाँ के डिक्टेटर से बात करके। बट वो जितना ईमानदार और जितना सही जर्मनी के लोगों के लिए था, उतना वो हंगरी और ऑस्ट्रिया के लोगों के लिए नहीं था, ठीक है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमने आज की वीडियो में डेमोक्रेसी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़े। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बचा है, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने सारे क्लासमेट्स के साथ शेयर करना जो एसएसटी पढ़ते हैं और जिनको पसंद है, क्योंकि मैं आगे भी इसी चैनल पर आपके क्लास 9 के सारे चैप्टर्स लाने वाला हूँ, ऐसे ही सिंपल हैंड रिटन नोट्स के साथ और ऐसे ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड पढ़ते रहो और फोड़ते रहो।